इस वीडियो में हम लोग फिलिस व्हिटली का लिखा हुआ पोएम ऑन इमेजिनेशन को लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे। इसका कंटेक्स्ट को समझते हुए चलेंगे और कुछ सिंबॉलिज्म्स को भी इलैबोरेट करते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस पोएम का सोर्स है पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलीजियस एंड मॉरल। ये पोएम एंथोलॉजी है जिसमें फिलिस व्हिटली का सारा मेन खास पोएम का कलेक्शन है। 1773 में ये पब्लिश हुआ था, उसी में ऑन इमेजिनेशन नामक पोएम शुमार है। अब ये जो पोएम है थोड़ा सा लंबा पोएम है, लेकिन चीफली इस पूरा पोएम को एक तरीके से आप एक ओड कह सकते हो या एक यूलॉजी कह सकते हो। अब यूलॉजी क्या होता है कि किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में जब आप प्रशंसा करते हो, जब उसको आप एलिवेट करते हो, जब उसको आप नेक्स्ट टू गॉड पोजीशन में ले जाते हो, सुपर ह्यूमन लेवल में ले जाते हो, एलिवेट करते हो, तो वो रिलेटेड जो कविता आप लिखते हो या उस रिलेटेड प्रशंसा सूचक जो गीति आप लिखते हो उसको यूलॉजी कहा जाता है। तो ये पूरा कविता इमेजिनेशन को लेके एक प्रशंसा है। इमेजिनेशन को यहाँ पे पर्सनिफाई किया गया है और इमेजिनेशन का क्या पावर है, इमेजिनेशन क्यों सबसे अलग है, सबसे ऊपर उसका स्थान है, और क्यों इमेजिनेशन ज़रूरी है और क्यों इमेजिनेशन को हम लोग को इज्जत देना चाहिए, क्यों वो सम्मान के लायक है। ये सारा चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट बहुत बखूबी डिस्कस किया गया इस पोएम में। तो आइए लाइन बाय लाइन समझते हैं। Thy various works, imperial queen, we see how bright their forms are decked with pomp by thee। तो दा यानी योर, यहाँ पे थोड़ा आपको ओल्ड इंग्लिश का यूजेज भी मिलेगा, जैसे दाई, दी, दाइन, ठीक है, वो मैं बताता हुआ चलूँगा उसका मॉडर्न वेरिएशन। दाई वेरियस वर्क यानी आपका अलग अलग काम। इंपीरियल क्वीन, यहाँ पे क्वीन किसको कहा जा रहा है, इमेजिनेशन को। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इमेजिनेशन को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, तो अलग अलग फेजेस में उसको पर्सोनिफाई किया गया है। यहाँ पहले पोएम को शुरुआत में उसको क्वीन कहा जा रहा, महारानी कहा जा रहा। तो हे महारानी, हे इमेजिनेशन स्वरूप महारानी, हम लोग देख पाते हैं कि आपका अलग अलग काम सब ही बहुत बेहतरीन है। हाउ ब्राइट देयर फॉर्म्स, कितनी खूबसूरत वो है। हाउ डेक्ड विद पॉम्प बाय दी, और आपके द्वारा कितने खूबसूरती से, कितना ग्रैंडर से, कितना मैग्निफिसेंट से उसको सजाया गया है। दाई वंडरस एक्ट्स इन ब्यूटीज ऑर्डर स्टैंड एंड ऑल अटेस्ट हाउ पोटेंट इज दाइन हैंड। आपका जो बहुत ही काबिल तारीफ काम है, जो काफ़ी विस्मयजनक काम है, वो खूबसूरत ऑर्डर में बने हुए रहते हैं और सब कोई ये वेरीफाई करता है, सब कोई ये प्रमाण देता है, सब कोई ये साक्ष्य देता है कि कितना शक्तिशाली आपका हाथ है। यहाँ हाथ इन द सेंस आपका क्रिएटिव फैकल्टी, आपका क्रिएटिव एबिलिटी इतना ताकतवर है कि आप कहीं तरीकों का चीज़ों को एकदम ब्यूटीफुल तरीके से और एकदम एक सिमेट्रिकल तरीके से क्रिएट कर सकते हो। You have the power to create various things and each of them are beautiful, each of them are bright. Okay? Next, from Helicon's refulgent heights attend, ye sacred god and my attempts befriend। तो हेलिकॉन का जो बहुत ही उज्ज्वल हाइट है, रिफल्जेंट यानी शाइनिंग वेरी ब्राइटली, उस ऊंचाई से आप अटेंड करो। किसको अटेंड करने का बात किया जा रहा है, यहाँ पे म्यूज को बुलाया जा रहा है। उससे पहले आप हेलिकॉन का मतलब समझ लीजिए। हेलिकॉन एक ऐसा पहाड़ है जिसको म्यूज का आवास स्थल माना जाता है। ये ग्रीक मिथोलॉजी का एक हिस्सा है। अब म्यूज क्या है, म्यूज है एक गॉड, एक तरीके से टोटल 9 म्यूजेस के बारे में जाना जाता है ग्रीक मिथोलॉजी में, कि ये 9 म्यूजेस एक्चुअली आर्ट या आप पोएट्री कह लीजिए, आप गाना कह लीजिए, ठीक है, कोई भी एस्थेटिक आर्ट का जो गॉड है या उस विषय का जो डिवाइन एक गार्जियन आप कह सकते हैं, कि उनको बुलाना पड़ता है। जब भी कोई, मान लीजिए कोई अगर पोएम रचना कर रहा है तो उसको पोएट्री का म्यूज़ को वो पुकारता है कि हे म्यूज़, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं सही से काम कर सकूँ। तो वैसे ही 9 डिफरेंट कला में पारदर्शी म्यूज़ है, तो उन 9 म्यूज़ रहते हैं हेलिकॉन के माउंटेन में। ये एक मिथोलॉजिकल माउंटेन है। अब ये माना जाता है कि हेलिकॉन का सिंबल को इस तरीके से यूज़ किया जाता है that it refers to the source of poetic inspiration। तो हेलिकॉन का रिफल्जेंट हाइट का मतलब है कि मैं पोएटिक इंस्पिरेशन मांग रहा हूँ, प्योर पोएटिक इंस्पिरेशन, बहुत ब्राइट
ऐसा होना चाहिए, बहुत सीक्रेट वो होना चाहिए, जिससे कि मैं उतना काबिल बन सकूं कि मैं इमेजिनेशन का प्रशंसा को बहुत तौर तरीके से कर सकूं, मुझसे कोई गलती ना हो। या सैक्रेड कॉइन एंड माई अटेम्प्ट्स बी फ्रेंड, ये जो बहुत पवित्र गीत है, पवित्र संगीत है जो मैं गाने जा रहा हूँ इमेजिनेशन का प्रशंसा में, तो मेरा उस प्रयास को आओ, उस प्रयास को मैं मदद करो। टू टेल हर ग्लोरीज विद अ फेथफुल टंग, ये ब्लूमिंग ग्रेसेस ट्रायम्फ इन माय सॉन्ग। तो उनका जो ग्लोरी मैं बताने जा रहा हूँ, इमेजिनेशन का ग्लोरी को मैं फेथफुली बयां करने जा रहा हूँ। फेथफुल टंग यानी मैं सही तरीके से जितना उनका ग्लोरी है सबको सही तरीके से बयां करना चाहता हूँ। और जितने भी ग्रेसेस है, ग्रेसेस यानी ब्यूटी, ओके, ग्रेस इन द सेंस इम्प्रेसिवनेस, तो जितना भी रिदम है, जितना भी ब्यूटीफुल वर्ड है, जितना भी ब्यूटीफुल म्यूजिक है, सब कोई तुम लोग आओ और आ करके मेरा इस सॉन्ग को, मेरा इस यूलॉजी को सफल बनाने में मदद करो। नाउ हियर नाउ देयर द रोविंग फैंसी फ्लाइज टिल सम लव्ड ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स हर वंडरिंग आइज। अब ये दो स्टैंजा के बाद नेक्स्ट स्टैंजा से पोएट जो है वो इमेजिनेशन का नेचर का बारे हम लोग को विस्तार से बता रहा है कि इमेजिनेशन कैसा है। हालांकि यहाँ पे उन्होंने इमेजिनेशन ही फैंसी वर्ड यूज किया, तो फैंसी को भी आप इमेजिनेशन का एक सिनोनिम तरीके से समझ सकते हो। फैंसी को भी यहाँ अगेन पर्सोनिफाई किया गया है। ओके, तो फैंसी क्या करता है, कभी यहाँ कभी वहाँ वो इधर उधर उड़ता रहता है। रोमिंग का मतलब होता है वैंडरिंग हियर एंड देयर विदाउट एनी फिक्स्ड डेस्टिनेशन, रोमिंग। ओके, टिल सम लव्ड ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स हर वंडरिंग आइज, तो फैंसी इधर उधर घूमते रहता है जब तक ना उसके इधर उधर भटकता हुआ आंख में कोई ऑब्जेक्ट उसको पसंद आ जाए। जैसे ही कोई पसंदीदा ऑब्जेक्ट उसका नजर में आया तो उसमें वो अटक जाता है, उसमें वो स्टक हो जाता है। Whose silken fetters all the senses bind and soft captivity involves the mind, वो फिर अपने रेशम का चेन से, रेशम का डोरी से, रेशम का जंजीर से सारे ह्यूमन सेंसेस को बांध लेता है और मन को भी वो बहुत प्रेम से, बहुत कोमलता से, बहुत सॉफ्टनेस के साथ बंदी बना लेता है, कैप्टिव बना लेता है, कैप्चर कर लेता है, एनस्नेयर कर लेता है। ओके, तो इससे आप दो चीज समझ सकते हैं। एक तो फैंसी का नेचर, फैंसी बहुत ही अनस्टेबल किस्म का चीज है, वो कोई एक चीज में ज्यादा देर अटका नहीं रहता, इधर इधर उधर वो जाते रहता है, लेकिन जो चीज में उसका एक बार जी आ जाए, एक बार मन आ जाए, उस चीज को वो फिर पकड़ लेता है। और सारा ह्यूमन सेंसेस यानी आपका इमेजिनेशन, आपका फैंसी कोई चीज पे आ गया तो आपका पूरा सेंस भी उस चीज को पाने के लिए तरसेगा, आपका आंख उसको देखने के लिए तरसेगा, आपका कान उसका आवाज सुनने के लिए तरसेगा, सारा आपका सेंसेस उसको प्रॉक्सिमिटी में से फील करने के लिए तरसेगा। तो क्योंकि उसको सिल्क एंड फेटर से बांध दिया गया, उसको खूबसूरत डोरी से बांध दिया गया है, जादू जैसा चला दिया गया है, और आपका माइंड को भी एक सॉफ्ट, एक स्वीट कैप्टिविटी महसूस होगा। लेकिन आप चाहो तो उस कैप्टिविटी को तोड़ भी सकते हो। ये आयरन स्ट्रांग नहीं है, बट ये स्वीट है। इमेजिनेशन, अब वो जो एलिवेशन है, ये प्रशंसा, ये एक धाप और बढ़ेगा। इमेजिनेशन ये डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है। Who can sing thy force or who describe the swiftness of thy course? कि इमेजिनेशन, हालांकि मैं आपका मतलब प्रशंसा करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप ही बताइए कि कौन इतना काबिल है जो आपका ताकत को सही से बयान कर सके, या ऐसा है ही कौन जो आपका तीव्र गति, आपका स्पीड को सही से नाप सके, या उसको भाप सके, या उसको बयान कर सके। यानी आपका जो ताकत है, आपका जो पावर है, आपका जो स्पीड है, वो सारा डिस्क्रिप्शन का बियॉन्ड है। ओके, सोरिंग थ्रू एयर टू फाइंड द ब्राइट अबोर्ड द इंपीरियल पैलेस ऑफ द थंडरिंग गॉड। आप क्या करते हैं, इमेजिनेशन आसमानों के ऊंचाइयों से उड़ता हुआ जाता है, वो उज्जवल स्थान ढूंढ लेगी। उज्जवल स्थान मतलब यहाँ हेवन का बात किया जा रहा है। द इंपीरियल पैलेस ऑफ द थंडरिंग गॉड, थंडर के जैसा पावरफुल गॉड का जो स्वर्ण पैलेस है, जो चमत्कारी उनका रहने का आवास है। यानी यहाँ पे अगेन स्वर्ग का बात किया जा रहा है, तो स्वर्ग को ढूंढने के लिए इमेजिनेशन निकल पड़ता है। We on thy pinions can surpass the wind and leave the rolling universe behind। आपका पंख में, पिनियन यानी विंग्स, पंख में, तो इमेजिनेशन का पंख पे भर होकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, हवा को भी मात दे सकते हैं, हवा से भी तेज तरार गति से हम लोग पहुंच सकते हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ तक कि पूरा यूनिवर्स को भी पीछे छोड़ता हुआ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सिर्फ इमेजिनेशन का बेसिस में। फ्रॉम स्टार टू स्टार द मेंटल ऑप्टिक्स रोव, measure the skies and range the realms above।
एक तारे से दूसरे तारे में, सितारों से सितारे तक हम लोग मंजिल तय कर सकते हैं। हम लोग का मानस चक्षु से, मेंटल ऑप्टिक्स यानी मन का जो आँख है वो हम लोग कभी एक सितारा, कभी दूसरा सितारा, कभी ये सैयारा, कभी वो सैयारा, इधर से उधर वो तैरता रहता है, एक सेकंड भी उसको नहीं लगता। वो आसमानों को नापते रहता है और आसमानों से भी ऊपर अगर कुछ जगह है तो उसमें भी वो पहुंचने का कोशिश करता है। There in one view we grasp the mighty whole, or with new worlds amaze the unbounded soul। यानी एक ही झलक में, एक ही पलक में हम लोग पूरा संसार को देख लेते हैं, इमेजिनेशन का ऊपर मतलब बेस करके, या फिर इमेजिनेशन को यहाँ पे एक तरीके से गॉडली लेवल में भी तुलना किया गया है कि इमेजिनेशन हैज़ द पावर टू क्रिएट समथिंग न्यू। उसके पास क्रिएशन का पावर है, वो कोई चीज़ नया सृष्टि भी कर सकता है जिसका अस्तित्व कभी ना था ना कभी आगे होगा। विथ न्यू वर्ल्ड्स वो नया नया दुनिया सृजन कर सकते हैं, नया नया दुनिया वो तैयार कर सकता है, जिससे कि हम लोगों का सोल जो लिमिटलेस है, जो कोई बाउंडेशन में बंधने के लिए तैयार नहीं, जो कोई सीमा में सीमित होने के लिए राजी नहीं, उसको भी वो चौंका दे सके। इमेजिनेशन का इतना ज़्यादा पावर है। और ये बात सही है। आप सोचिए, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, लेकिन आप इमेजिनेशन पे कर करके आपका सोच तो कहीं भी जा सकता है ना। वो मीलों दूर, हजारों करोड़ों कोसों दूर, लाइट ईयर्स तक दूर वो ट्रैवल कर सकता है। जो चीज़ अनरियल है उसको भी वो कंज्यूर अप कर सकता है। तो इमेजिनेशन इज रियली पावरफुल, इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। दो विंटर। अब नेक्स्ट, अब एक तो उसका पावर को बता दिया गया है कि उसका क्रिएटिव पावर क्या है और उसका स्पीड क्या है। कहीं भी कोई भी जगह वो पहुंच जा सकता है, किसी भी तरीके का चीज़ को वो मतलब उसका रीच से बाहर कुछ नहीं। अब उसका ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को लेकर बात किया जाए कि इमेजिनेशन कोई भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दे सकता है, वो भी विद इन मोमेंट्स। देखिए कैसे। दो विंटर फ्राउन्स टू फैंसीज रैप्चर्ड आइज, द फील्ड्स में फ्लरिश एंड गे सीन्स अराइज। यानी हालांकि winter here is a symbol of destruction, devastation, okay, aridness। तो winter हालांकि फैंसी का प्लेजेंट आई में वो फ्राउन कर सकता है, यानी विंटर थोड़ा गुस्सा है कि क्या बात है। वो विंटर क्या चीज़ का सिंबल है? वो एक रूखा सूखापन, वो डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। और फैंसी कोई डिस्ट्रक्शन नहीं जानता, वो हर समय क्रिएशन करता हुआ रहता है। तो फैंसी जब विंटर के पास आया, या कोई फैंसीफुल इमेजिनेटिव व्यक्ति अगर अपना सामने विंटर को भी देखता है तो विंटर उसको फ्राउन करता है, विंटर उसको अनफेवरेबल तरीके से देखता है कि मैं डिस्ट्रक्शन का प्रतीक हूँ, मेरा आगे सब चीज़ झुक जाता है, मैं सब चीज़ को रूखा सूखा बना दे सकता हूँ, तो मेरा आगे इमेजिनेशन तुम्हारा क्या ही पावर चलेगा। तुम अपना आंखों में रैप्चर लिए घूम रहे हो। रैप्चर का इन द सेंस वेरी इंटेंस हाइट ऑफ प्लेजर और एंथुजियाज्म। तो फैंसी तुम जो इतना एंथुजियाज्म प्लेजर लेके घूम रहे हो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा विंटर सोचता है। लेकिन अफसोस ऐसा फैंसी नहीं सोचता। इमेजिनेशन विंटर को भी स्प्रिंग में बदल से दे सकता है। कैसे? द फील्ड्स में फ्लरिश, जितने भी मैदान है वो दोबारा से जग उठेंगे, उनमें नए घास उग उठेंगे, हरियाली जग जाएंगी। गे सीन्स अराइज। और विंटर में चारों तरफ जो सफ़ेदी का एक पर्दा छाया हुआ रहता है उसमें भी गे इन द सेंस हैप्पी, जॉयफुल, वहाँ आनंदमय सीन, आनंदमय रंग, आनंदमय दृश्य उठ सकते हैं। द फ्रोजन डीप्स में ब्रेक देयर आयरन बैंक्स एंड बिड द वाटर्स मर्मर ओवर द सैंड्स। तो जो डीप्स मतलब यहाँ वाटर बॉडी का बात किया जाए, चाहे वो लेक हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो स्ट्रीम हो, जो जम चुका होता है, एक तरीके से लाइफ को स्टिल कर देता है विंटर, फ्रोज कर देता है विंटर, पॉज कर देता है विंटर। तो उस पॉज को तोड़ करके वो जमा हुआ पानी अपना जो आयरन चेन से वो बंधा हुआ है विंटर का, उस चीज़ को तोड़ करके वो दोबारा अपना फ्लो को रीगेन कर सकता है और अपने पानी को दौड़ा सकता है मरमर ध्वनि के साथ बालू का ऊपर। Fair Flora may resume her fragrant reign and with her flowery riches deck the plain। Flora is the Roman goddess of flower। तो फ्लोरा अपना रेन दोबारा चालू कर सकते हैं, अपना राज, अपना खुशबूदार राज, इन द सेंस कि फूल दोबारा खिल उठेंगे। जनरली विंटर में फूल सारा नहीं खिलते हैं, स्प्रिंग में आते हैं, लेकिन विंटर में भी अगर आपका इमेजिनेशन चाहे तो वो फूल खिला दे सकता है और पूरा मतलब समतल भूमि को वो फूलों से भर दे सकता है, फूलों का खूबसूरती से सजा दे सकता है। Sylvanus may diffuse his honors round and all the forest may with leaves be crowned। Sylvanus again refers to the Roman god of forest। तो
फॉरेस्ट का जो गॉड है सिल्वेनस, वो चाहे तो अपना ऑनर को, अपना पावर को चारों तरफ फैला करके क्या कर सकते हैं, सारा का सारा जितना जंगल जो अभी आइस से मतलब जमा हुआ है उसमें नया हरा पत्ता दोबारा उगा सकते हैं। शावर्स में डिसेंड एंड ड्यूज देयर जेम्स डिस्क्लोज एंड नेक्टर स्पार्कल ऑन द ब्लूमिंग रोज। शावर यानी यहाँ डाउनपोर, बारिश का बात किया जा रहा है। रिफ्रेश, देखिए बारिश हमेशा किस चीज का सिंबल होता है, रिफ्रेशनेस का, रीजनरेशन का, ठीक है, रीअवेकनिंग का। कोई नया सिरे से कोई चीज शुरुआत होता है ना, तो वो हमेशा एक तरीके से बारिश उसको सिंबलाइज करता है। तो शावर्स में डिसेंड, जहां चारों तरफ विंटर का एक तरीके से एरिडनेस छाया हुआ है, वहां शावर आकर के दोबारा से सब चीज में जान फूंक दे सकता है। जितने भी ड्यू ड्रॉप्स है वो अपने अंदर छुपे हुए मोती को खोल सकते हैं। ये किस तरीके से, ये इमेजरी को मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि आप देखेंगे कोई भी ड्यू ड्रॉप जब कोई पत्ते में या कोई फूल का पेटल के ऊपर मतलब रहता है, जम के रहता है, तो एक मोती का ड्रॉप जैसा लगता है। जब भी उसके ऊपर सूरज का किरण पड़ता है या कुछ भी रोशनी पड़ता है तो एकदम शाइन करता है, ग्लिटर करता है। तो वही चीज को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। एंड नेक्टर स्पार्कल ऑन द ब्लूमिंग रोज, और उगते हुए गुलाब के पंखुड़ियों के ऊपर नेक्टर, नेक्टर यानी उसका फूल का जो रस होता है अंदर, वो एकदम चमकाता हुआ हीरा जैसा उसमें शोभा पा रहा है। तो विंटर में जहाँ दूर दूर तक ऐसा नज़ारा नहीं दिखता, विंटर में भी आप स्प्रिंग ला सकते हो, या कहो तो विंटर को ही आप स्प्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो ओनली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव पावर रखता है। ओके, नेक्स्ट, सच इज दाई पावर नॉर आर दाइन ऑर्डर्स वेन, ओ दाउ द लीडर ऑफ द मेंटल ट्रेन। अब क्या बताया जा रहा है, इमेजिनेशन कैसे इंसान का दिमाग और इंसान का इमोशन के ऊपर भी सुप्रीमेसी हासिल किया हुआ है। अब उस चीज का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। ओके, सच इज दाई पावर, आपका पावर ही ऐसा है, आपका क्षमता ही ऐसा है। नॉर आर दाइन ऑर्डर्स वेन, आपने जो भी ऑर्डर किसी को देते हैं, या आपका कोई भी चीज़ का जो एक श्रृंखल है, कोई भी चीज़ का एक डिसिप्लिन है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो कभी भी फ्यूटाइल नहीं जाता। ओ दाउ द लीडर ऑफ द मेंटल ट्रेन, हम लोगों का मन में जो भी कुछ ख्याल चलता रहता है, सब चीज़ का लीडर, नेतृत्व कौन हो, आप ही हो। इमेजिनेशन ही सब चीज़ को नेतृत्व देता है, सब चीज़ का लीडरशिप इमेजिनेशन के पास है। इन फुल परफेक्शन ऑल दाई वर्क्स आर रॉट एंड दाइन द स्केप्टर ओवर द रेम्स ऑफ थॉट, यानी आपका सारा वर्क, आपका सारा क्रिएशन टोटल परफेक्ट रहता है, उसमें कोई भी कमी, कोई भी खामी कोई नहीं सकता, उसमें कोई फ्लॉ कोई ढूंढ के नहीं निकाल सकता, उसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, वो 100% परफेक्ट है। रॉट का इन द सेंस मोल्डेड और शेप्ड। इमेजिनेशन से हम लोग जो भी चाहे बना सकते हैं फुल परफेक्ट। क्यों? क्योंकि रियलिटी में कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इमेजिनेशन में तो आप फुल परफेक्ट बना सकते हो ना, डेफिनेटली बना सकते हो। एंड डाइन द स्केप्टर, और आपका ही पास है वो राजदंड जो किसका ऊपर हुकूमत चलाता है, थॉट्स का ऊपर, चिंतन का ऊपर, लॉजिक का ऊपर, सोच का ऊपर आप अपना राजदंड से हुकूमत चलाते हो। बिफोर द थ्रोन द सब्जेक्ट पैशंस बो ऑफ सब्जेक्ट पैशन सॉवरेन रूलर डाउ, तो आपके सिंहासन के आगे, आपके सॉवरेंटी का आगे जितने भी पैशंस है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, सब अपना सर झुकाते हैं, सब आपका हुकूमत को स्वीकार करते हैं। और जितने भी पैशंस है सब के सॉवरेन हो, सब के मास्टर हो, सब का अनचैलेंज रूलर हो, आप है इमेजिनेशन। At thy command joy rushes on the earth and through the glowing veins the spirit start, आपका ही आदेश में खुशी जो है वो दिल तक तोड़ के पहुंचता है, और आपका ही आदेश मान करके हर रग रग में जो स्पिरिट है, यानी कोई भी चीज करने का एक जो जुनून है वो दौड़ता है। डार्ट यानी तेजी से दौड़ना। तो एक तरीके से आप सोच करके देखो कि आप अपने कल्पना के थ्रू, आप अपने इमेजिनेशन के थ्रू ही कोई चीज़ को इफेक्टिवली इनेबल कर सकते हो इमोशनली। मान के चलो कि आपका मूड ऑफ है, ठीक है, अब आप कोई मान लीजिए अच्छा गाना सुन लिए, या कोई अच्छा लिटरेचर पढ़ लिए, या कोई अच्छा सिनेमा देख लिए, या कोई अच्छा दृश्य ही देख लिए, वो चीज़ देख करके या सुन करके या पढ़ करके आपका इमेजिनेशन ट्रिगर्ड हुआ, और वो इमेजिनेशन आपको खुशी पहुंचा दे सकता है। तो एक तरीके से इमेजिनेशन आपका कोई भी इमोशन को ट्रिगर कर सकता है। इमोशन को इमेजिनेशन का वशतः स्वीकार करना ही पड़ेगा, इमेजिनेशन से ऊपर वो नहीं जा सकता। तो इस तरीके से
इमेजिनेशन को ह्यूमन इंटेलेक्ट, ह्यूमन लॉजिक एंड ह्यूमन इमोशन तीनों का ऊपर सुप्रीमेसी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन। Fancy might now her silken pinions try to rise from earth and sweep the expanse on high। अब इस स्टैंजा में क्या बताया जा रहा है कि चलो ह्यूमन इंटेलेक्ट हो गया, ह्यूमन पैशन हो गया, ह्यूमन इमोशन हो गया, सब चीज़ मान लिया, जो वर्ल्डली थिंग्स हो गया, अब स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी इमेजिनेशन का कुछ हक बनता है। इमेजिनेशन आपको स्पिरिचुअली भी हाइटन फील करा सकता है। कैसे, वो यहाँ पे दिया गया है। फैंसी यानी इमेजिनेशन अब क्या कर रहा है, उसका रेशमी पंखों को फैला करके कोशिश कर रहा कि अब अर्थ से उठ करके, ज़मीनी हकीकत से उठ करके एक्सपेंस ऑफ हाई यानी अगेन हेवनली रेम्स पे ट्राई किया जाए, स्वर्गीय चीज़ों पे अब पहुंचा जाए, डिविनिटी को पहुंचा जाए, स्पिरिचुअलिटी को फील किया जाए। From Tithon's bed now might Aurora rise, her cheeks all glowing with celestial dyes। टाइथॉन यहाँ पे टिथोनस का बात कर रहा है। टिथोनस इज ए प्रिंस ऑफ ट्रॉय, जिसने ऑरोरा इज द रोमन गॉडेस ऑफ डॉन, उससे शादी किया था। ऑरोरा का हस्बैंड है टिथोनस। तो अब इमेजिनेटिव आई में आप हेवन पहुंच गए हो, वहाँ पे आप देख सकते हो, फील कर सकते हो कि ऑरोरा अपने हस्बैंड टिथोनस का बेड से उठ करके उसका चीक में, उसका गाल में सारे मॉर्निंग के रंग बिखेर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं एक स्वर्गीय चमक से। ठीक है, सेलेस्टियल यानी डिवाइन। While a pure stream of light overflows the skies, the monarch of the day I might behold, and all the mountains tipped with radiant gold। तो जैसे ही ऑरोरा का चीक सारा सेलेस्टियल कलर से ग्लो कर रहा है, ठीक वैसे ही पूरा आसमान में एक बहुत ही प्योर लाइट का, जैसे मान लीजिए सहलाव आ गया हो, जो पूरा स्काई को ओवरफ्लो कर दिया हो रंगों से। मॉनर्क ऑफ डे यानी दिन का सम्राट, यानी यहाँ सूरज का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो सूरज को भी मैं देख सकता हूँ, बिहोल्ड यानी देखना। एंड ऑल द माउंटेन्स टिप्ड विथ रेडिएंट गोल्ड, यानी जितने भी सारे माउंटेन हैं, जैसे ही पहला सूरज का किरण पड़ता है माउंटेन पे तो वो सारे चमकने लगते हैं, सारा रेडिएंट हो जाते हैं। रेडिएंट यानी ब्राइट। ओके, तो ऐसा लगता है जैसे कोई पिघला हुआ सोना फैला दिया हो माउंटेन का टॉप पे। ठीक है, जब उसका सोनाली किरण लगता है। But I reluctant leave the pleasing views which fancy dresses to delight the muse। लेकिन मैं reluctant यानी unwilling, मैं नहीं चाहता हूँ इस इतना प्लेजेंट सीन को छोड़ के जाना। मैं नहीं चाहता हूँ इमेजिनेशन के थ्रू ये जो मैं प्लीजिंग एक्सपीरियंस ले रहा हूँ इसको छोड़ के जाना, लेकिन इसका बावजूद मजबूरन मुझे ये छोड़ के जाना पड़ रहा है, ये दृश्य छोड़ के मुझे जाना पड़ रहा है। जो दृश्य इमेजिनेशन ने ड्रेसअप किया है, जो दृश्य इमेजिनेशन ने बनाया है म्यूज को डिलाइट करने के लिए, पोएटिक इंस्पिरेशन को डिलाइट करने के लिए, सोल को डिलाइट करने के लिए, वो दृश्य मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। वाई? क्योंकि winter austere forbids me to aspire and northern tempest damp the rising fire। जो विंटर है, विंटर का रेफरेंस फिर से आया, याद है ना, इससे कुछ एक दो स्टैंजा पहले ही बताया गया था कि इमेजिनेशन का पावर है कि वो विंटर को ट्रांसफॉर्म कर देता है स्प्रिंग में। अगर आप सिंबॉलिक तौर से देखो तो वो डिस्ट्रक्शन को क्रिएशन में ट्रांसफॉर्म कर दे सकता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर दे सकता है, और अनइंटरेस्टिंग या जो ब्यूटीलेस थिंग्स है उसको भी ब्यूटीफुल में ट्रांसफॉर्म कर दे सकता है। लेकिन अगर आप रियलिटी का बात करो, वास्तविकता की बात करो, असल जिंदगी और जमीनी हकीकत का बात करो, तो विंटर जो ऑस्टियर है, ऑस्टियर का मतलब होता है विदाउट एनी एक्सेस, वेरी सिंपल, वेरी ब्रीक। ठीक है, वो मुझे मना कर रहा है एस्पायर करने से, यानी कोई चीज़ का आकांक्षा करने से, कोई चीज़ को एस्पिरेशन करने से, पोएटिक इंस्पिरेशन गेन करने से मुझे वो रोक रहा है। मेरा वो विंटर यानी मेरा रियल लाइफ, मेरा हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, द प्रॉब्लम्स, द ट्रॉयल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ लाइफ, ये रियलिटी इतना दर्दनाक है, रियलिटी इतना क्रूएल है कि आपका डिवाइन एक्सपीरियंस, आपका पोएटिक इंस्पिरेशन में भी वो बाधा डालता है। नॉर्दर्न टेम्पेस्ट डैम्प द राइजिंग फायर। इमेजिनेशन आपका अंदर अब तक जो आग जलाया, जो आग धीरे धीरे बढ़ रहा था, इंस्पिरेशन का आग, फीलिंग्स का आग, इमोशन का आग, प्लेजेंटनेस का आग, उसको डैम्प कर दे रहा, उस आग को बुझा दे रहा, उस लहू को ख़त्म कर दे रहा। कौन? नॉर्दर्न टेम्पेस्ट यानी तूफानी उत्तरी स्टॉर्म। यहाँ स्टॉर्म अगेन ट्रॉयल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ रियल लाइफ को सिंबलाइज करता है कि डेली लाइफ का आपका जो मजबूरियाँ हैं, आपका जो समस्याएं हैं,
आपका जो ड्यूटी है, जहाँ पे आपको जाना है, कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको आपको सामना करना है, वो आपको इमेजिनरी दुनिया से बाहर निकलने में मजबूर कर देता है। दे चिल द टाइड्स ऑफ फैंसीज फ्लोइंग सी, सीज देन माई सॉन्ग सीज द रिवर। वो उनमें इतना क्षमता है, रियलिटी का प्रॉब्लम्स में इतना क्षमता है कि फैंसी ने जो अपने से समंदर बनाया था, जो समंदर अपने आपके दिल के तार तार में दौड़ रहे थे, आपका सीने में हर रग में दौड़ करके वो पैशन, वो इमोशन का आग जलाए थे, उस वेव को भी वो फ्रोज कर दे सकता है, ठंडा कर दे सकता है। इतना क्षमता है रियलिटी में। तो इसीलिए रियलिटी से मजबूरन थक हार के, मुझे अपना ह्यूमन लिमिटेशंस से थक हार के मुझे मजबूरन अपना गाना को बंद करना पड़ रहा है। सीज देन, तो मेरा ये जो सॉन्ग है अब वो बंद होने वाला है। सीज द अनइक्वल, ले अगेन मतलब ऐसा एक गाना, ऐसा एक संगीत, ऐसा एक पोएम जो कोई चीज़ को एलिवेट करता है, जो कोई चीज़ को प्रेज करता है। तो ये मैंने इमेजिनेशन का प्रेज में ये जो पोएम मैंने लिखा है, ये जो गाना मैं गा रहा था, ये अनइक्वल है। अनइक्वल यानी इमेजिनेशन असल में जितना पावरफुल है, असल में जितना मैजेस्टिक है, उतना मैजेस्टिकली मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। मैं अपना अक्षमता को, मैं अपना इनकैपेबिलिटी को यहाँ पे ऑनेस्टली एक्नॉलेज कर रहा हूँ। ये पोएट का ज़बानी है। ओके, तो इसीलिए एक तरीके से मेरा गाना भी अब खत्म हो रहा रियलिटी से हार के। तो एक तरीके से देखिए, पूरा पोएम में उन्होंने इमेजिनेशन को डेइफाई किया, इमेजिनेशन को सुपर ह्यूमन लेवल में लेके गए, ह्यूमन इंटेलेक्ट, ह्यूमन पैशन से उनको ऊपर दिखाया, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर उसको दिखाया, रियलिटी में क्रिएशन का पावर दिखाया। लेकिन आखिर में वो इस ज़मीनी हकीकत को भी एक्नॉलेज करते हैं कि चाहे इमेजिनेशन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, रियलिटी का ग्राउंड में रह करके आप हमेशा इमेजिनेटिव दुनिया में नहीं रह सकते। इमेजिनेशन का ये जो पावर है, इसका लाभ, एडवांटेज नहीं हो सकते। कुछ कुछ जगह में आपको रियलिटी में थक हार के इमेजिनेशन से अलविदा कहना ही पड़ता है। ओके, तो ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी टॉपिक में, चाहे पोएम, प्रोज, ड्रामा, नॉवेल, क्रिटिसिज्म, कुछ भी क्यों ना हो, कोई चीज़ में टॉपिक में हेल्प चाहिए हो तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, हम लोग उसमें वीडियो बनाकर डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज